नमस्कार विद्यार्थियों। आज हिंदी शिक्षण के पेडागोजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टाइटल और कक्षा के हिसाब से हमको हमेशा आगे रखने वाला टाइटल जिसका नाम है पाठ योजना। इस पाठ योजना के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे या चर्चा करेंगे। जब भी अगर हमारे पास यहाँ पर पाठ योजना से रिलेटेड बात आ जाती है तो सबसे पहले हमको इसमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो पाठ योजना है, इस पाठ योजना का जन्म कैसे होता है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि जन्म कैसे हुआ, तो उसमें उन्होंने यहां पर एक लाइन बताई और वो लाइन आती हुई दिखाई दी यहां पर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। अब यहां पर इसमें से यहां पर बैठे हुए कुछ संगी साथी ये जानते होंगे गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है। वैसे आप सब जानते हैं कि गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है यहां पर किससे। तो उसने ये कहा कि यहां पर इसका जो मतलब होता है वो हमारे पास यहां पर होल से, संपूर्ण से, समग्र से। अर्थात जब अगर हम यहाँ पर गेस्टाल्टवादियों की बात करते हैं तो जिसके समर्थकों में हम अगर चर्चा करते हैं तो वहां पर नाम आता है आपके पास ओल्फगेन, कोहलर, मैक्स वर्दाइमर और कूट कोफ्फा जैसे विद्वान जो इसमें यहाँ पर आते हुए दिखाई दे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पाठ योजना है, इस पाठ योजना का जन्म जो है यहाँ पर इससे हुआ। अर्थात इसमें क्या होता है कि जब भी अगर हम यहाँ पर कोई काम करने जाते हैं तो काम करने से पहले हमारे पास इसकी एक संपूर्ण आकृति आ जाती है। जब हम लेसन प्लान बना लेते हैं, पाठ योजना बना लेते हैं तब, और जैसे ही हमारे पास यहाँ पर अगर उसकी संपूर्ण आकृति यदि सामने आ गई तो इसका मतलब होता है कक्षा कक्ष की वो दुविधाएं जो हमारे सामने कभी कभी आती हुई दिखाई देती है वो जो है यहाँ से खत्म हो जाती है, वो फिर इसके पश्चात नहीं आती। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये शब्द का यूज किया है कि जो पाठ योजना इसका जन्म जो है कहाँ से होता है, गेस्टाल्ट वाला जो टाइटल है वहां से होता है और इसका मतलब होता है आपके पास समग्र, होल या टोटलिटी की हम यहाँ पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर पाठ योजना का जो है वो अर्थ आता है या इसकी परिभाषा आती है। तो उन्होंने कहा कि जब भी अगर हम कोई नियोजन करें, चाहे हम यहाँ पर पाठ योजना करें या समाज का जो है लिए कोई योजना बनाएं या अर्थशास्त्र की दुनिया में कोई योजना बनाएं, तो एक ही टारगेट होता है कि हमारे पास कुछ एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को हमको लिमिटेड टाइम पीरियड में प्राप्त करना होता है। उसके लिए हम यहाँ पर पाठ योजना जैसी कंडीशंस को अप्लाई करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि छात्रों को पढ़ाने से पहले उस पाठ का नियोजन करना पड़ता है और उस नियोजन के परिणाम स्वरूप जो स्वरूप उभरता है उसे ही पाठ नियोजन कहते हैं। जनरल परिभाषा आपके दिमाग में टाइटल होना चाहिए कि नियोजन इसलिए किया, प्लानिंग इसलिए की कि हमको हमारे सामने कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, उन लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करना है। उसके लिए जब हमारे द्वारा अगर कोई यहाँ पर नियोजन किया जाता है, प्लान किया जाता है, तो उसको पाठ योजना के नाम से जानते हैं ताकि उसके हिसाब से फिर हमारी जो है कक्षा कक्ष में गतिविधियां चलती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर एक दो विद्वानों के अनुसार परिभाषा देखें तो एक विद्वान है इसमें N.L. बिनिंग। उन्होंने कहा कि पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है, उपलब्धियों का, जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्राप्त करना चाहता है। इनमें वे सभी साधन तथा क्रियाएं आएंगी तथा जिनकी सहायता से वे उपलब्धियां प्राप्त की जाती है। और शिक्षक की उपलब्धि एक ही है कि जो उसके द्वारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य जो तैयार किए गए थे वो विशिष्ट उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया या नहीं किया, इसकी जानकारी कहां से मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जब तक आपके पास यहाँ पर नियोजन नहीं होगा, आपका प्लान नहीं होगा, तब तक जो है आप इसकी यहाँ पर अपनी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए क्योंकि हमारे द्वारा उसमें वहां पर जब बीच बीच में प्रश्न किए जाते हैं तो उसकी सहायता से हमको कहीं ना कहीं ये पता चलता हुआ दिखाई देता है। तो बिनिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पर एक बात ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ कि कक्षा में एक टीचर ने क्या उपलब्धियां अर्जित की है, अर्थात उसके द्वारा टीच किया गया पाठ कितना बढ़िया तरीके से विद्यार्थियों ने उसको अर्थ ग्रहण किया है, अंडरस्टैंड किया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इन्होंने अपनी बात कही है। फिर आया डेविस का स्टेटमेंट। तो डेविस ने कहा कि कक्षा में जाने से पूर्व, ये बात यहाँ पर आपके पास महत्वपूर्ण है, कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि शिक्षण की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। यदि आपके पास यहाँ पर तैयारी नहीं है और आधे अधूरे मन से आप कक्षा कक्ष में गए और आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ाना है, 40 मिनट याद आ जाते हैं आपको कि 40 मिनट का जो समय होता है वो कक्षा कक्ष में कैसे निकाला जाए, और वो भी तब उस सेक्टर में जो है कि जब अगर आप यहाँ पर एजुकेशन की लाइन में तो है लेकिन कहीं प्राइवेटाइजेशन में आप यहाँ पर शिक्षक का काम कर रहे हैं, उस समय आपको पता पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि
यदि सफल होना चाहता है, एक बात तो और भी है कि यदि सफल होना चाहता है तो पाठ में जो है कक्षा में अपने पाठ को टीच करने से पहले उसके लिए अगर वहाँ 40 मिनट का पीरियड है तो इधर जो है वो 400 मिनट का समय आपको देना पड़ेगा यदि आप वास्तव में टीचर हैं तो। और यदि आपने 400 मिनट का समय दे दिया तो फिर जो है वो आपके द्वारा की जाने वाली टीचिंग अन्य की टीचिंग के मुकाबले जो है वो कहीं ना कहीं अलग होती हुई दिखाई देगी। ये एक डेविस साहब का यहाँ पर स्टेटमेंट आता है। फिर यहाँ पर बीनिंग और बीनिंग के अनुसार एक परिभाषा और इनकी आती है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना सबसे पहले ये, और उद्देश्यों में भी कौन से, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, पाठ्य वस्तु का चयन करना कि कौन सा जो है वो टेक्स्ट हम पढ़ाने वाले हैं, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियां किस मेथड से पढ़ाएंगे और प्रक्रिया का निर्धारण करना ही हमारे पास यहाँ पर पाठ योजना कहलाता है। उसने कहा कि प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग जब अगर आप करते हो तो आप उद्देश्यों का निर्धारण करते हो, आप यहाँ पर ये देखते हो कि कौन सी विधि पढ़ाएंगे, किस क्रम से चैप्टर को पढ़ाएंगे, आदि बातों का पहले ही जो है वो आप बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर लेते हो। तो जब अगर आपके पास आदि बातें पहले ही बढ़िया तरीके से यदि नियोजित हो गई तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा यहाँ पर जो पढ़ाए जाने वाला पाठ बढ़िया और शानदार वाला जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। क्या क्या उसने कहा कि एक तो उद्देश्य डिसाइड कर लो, क्या पढ़ाओगे वो, और उसका जो है क्रम कि किसके बाद क्या, हालांकि क्रम के लिए ज़्यादा हमको कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती। और एक हमारे पास यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की जो विधियां हैं वो जो है हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसाइड करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास यहाँ पर क्या है, तो पाठ योजना के कॉन्टेक्स्ट में बीनिंग एंड बीनिंग का विचार। फिर यहाँ पर जनरल बात है लेकिन बहुत काम के ध्यान सुनना। उसने कहा कि पाठ योजना के कारण शिक्षक को यह ज्ञात रहता है कि कब, कितना, क्यों और कैसे पढ़ाना है। और मेन चीज यही है कि कब, कितना, क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है इस प्रश्न का उत्तर। क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि आज की कक्षा में जो है वो क्या या कितना जो है और किस विधि से पढ़ाना है तो तुम्हारा आधा समय तो कक्ष में इसी बात को लेकर के चला जाएगा। तो पाठ योजना का सबसे बड़ा और सबसे शानदार वाला पॉइंट आपके पास ये आता है कि टीचर अपने आप में बढ़िया तरीके से यहाँ पर एनालिसिस हो जाता है। शिक्षक को छात्रों की आयु, रुचि, स्तर, क्षमता का पूर्व ज्ञान रहता है। उसको पता है कि मैं कहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरे को ये पता है कि मैं किस बात के लिए लेक्चर जो है वो आपके लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यदि मेरे को पता है कि मेरा जो सामने बैठा हुआ इंटेक्ट, उसका आयु क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या जो है किस बात को पसंद करता है, ये बातें भी कि मैं अगर हो सकता है कि सिविल सर्विस में किसी बड़ी एग्जाम की तैयारी करने वालों को अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां फिर मेरे को उस प्रकार की बात करनी पड़ेगी। फिर अगला उन्हें कि विषय का चयन हो जाता है, दृश्य श्रव्य उपकरणों का चुनाव हो जाता है और अन्य क्रियाकलापों का चयन भी हो जाता है कि उस कक्ष में जब हमारे द्वारा वहां पर पाठ पढ़ाया जा रहा होगा तो उस पाठ को पढ़ाने के दौरान कौन कौन सी ऐसी बातें होगी जिसकी जरूरत पड़ेगी, कौन सा वेट्स लगेगा, ये उस दिन अगर हमने तय किया तो कोई काम का नहीं है। तो फिर तो इसका चुनाव जो है पहले ही हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पर सारी बातें एक वेल डिफाइंड कॉन्टेक्स्ट में जब अगर आप जाते हो तो आपको लगता ही नहीं है कि आपका जो 40 मिनट का टाइम पीरियड है वो कब खत्म हो गया। शिक्षक के अध्यापन में रुचि, उत्साह तथा उल्लास बना रहता है। एक बात ये भी है, बाकी आगे की 3 बातें तो ये है कि जो कुछ भी करोगे इससे जो फायदा हुआ होगा ये वो तुम्हारे सामने जो इंटेक बैठा है उसको फायदा होगा। लेकिन इसने कहा कि शिक्षक जो है वो कक्ष में झुंझलाहट ना हो उसको, वो जो है घबराई नहीं, बार बार यहाँ पर घड़ी ना देखें तो उसको इंटरेस्ट कब आएगा, तो उसको इंटरेस्ट तब आएगा कि जब उस पाठ को पढ़ाने से पहले उसने जो है अपने लेवल पर कितनी बढ़िया वाली और शानदार वाली मेहनत की है। यदि की होगी तो जो है उसको वहां पर आता हुआ दिखाई देगा, मजा आता हुआ दिखाई देगा, नहीं तो उसको 40 मिनट भी जो है 4 घंटे के बराबर लगते हुए दिखाई देंगे और जब बाहर निकलेगा तो बस झाँप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने एक माइंड में सेटअप, क्योंकि प्रश्न का जो रूप है वो कभी कभी अंडरस्टैंडिंग लेवल के होते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट वहां पढ़ना पड़ता है और उसके हिसाब से आप उत्तर देते हो।
फिर जब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उसने कहा कि पाठ योजना का जो हमारे पास वर्तमान स्वरूप है इसकी अगर बात करें तो वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, प्रशिक्षण महाविद्यालय कौन से, बीएड के लिए, डीएलएड के लिए, एमएड के लिए, जो आपके पास यहाँ पर प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, उसमें यहाँ पर जिस बात को हाईलाइट किया जाता है वो है हमारे पास यहाँ पर हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, अर्थात यहाँ पर इस पर बस पाठ योजनाएं ज्यादा पढ़ाई जाती है और अपने को एग्जाम में भी यही पूछते हैं कि ये जो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है इसकी सहायता से हमको यहाँ पर क्या सपोर्ट मिलता है, तो इसकी सहायता से हमको जो सपोर्ट मिलता है वो यहाँ पर पाठ योजनाएं बनाने में सपोर्ट मिलता है। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि पाठ योजना का जो विकास है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के फलस्वरूप हुआ। ये तो हमने वहां पर देख लिया, क्योंकि गेस्टाल्ट जिस बात को यहाँ पर ध्यान देता है वो पार्ट को नहीं, वो होल को देता है। ये जो है आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। इसी आधार पर हमारा ध्यान किसी आकृति के अंगों की अपेक्षा उस आकृति के पूर्ण रूप की ओर आकर्षित होता है। मतलब अगर यहाँ पर इस पूरी बॉडी की बात की जाए तो हम यहाँ पर हाथ पर, कान पर, नाक पर जो है हमारा ध्यान नहीं, हमारा ध्यान जो है पूरी बॉडी पर है। और ये जो पाठ योजना वाला जो टाइटल है वो इसी बात को लेकर के जो है अपने को यहाँ पर अंडरस्टैंड करता हुआ दिखाता है, या यही बात अपने को समझाने का प्रयास करता है। फिर यहाँ से आगे कि ये जो गेस्टाल्टवादी हैं, इसका तो कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, साइकोलॉजी का एक पॉपुलर टाइटल, जहां पर हम उसका मतलब जानते हैं कि हम अंश की बात नहीं करते, हम तो पूरी की बात करते हैं, पूर्ण की बात करते हैं, टोटल की बात करते हैं, समग्र की बात करते हैं, होल की बात करते हैं। और उन्हें कहा कि गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत इकाई पाठ योजना को 2 रूपों में प्रस्तुत करता है। तो उसने कहा कि 2 रूपों में प्रस्तुत करने का मतलब क्या, तो एक बात ये होती है कि यदि मैं यहां पर अभी खड़ा हूं तो मेरा पहला टारगेट तो ये है कि आपको मेरे पास जो कुछ सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का बढ़िया तरीके से तुम्हारे तक जो है उसको आदान प्रदान कर दूं। यदि इन सूचनाओं का मैंने बढ़िया तरीके से तुम्हारे तक आदान प्रदान कर दिया तो तुम जो है वहां पर जब एग्जाम देने जाओगे तुम वहां से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़िया तरीके से कर पाओगे। तो एक बात यहां पर ये आपके पास आती हुई दिखाई देती है। और दूसरी बात इसमें यहां पर ये आती है कि मेरे पास जो अनुभव हैं उनको प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि अगर मैं इस लाइन में यहां पर अगर मुझे 15 ईयर वाला कॉन्सेप्ट हो गए, अगर मेरे पास यहां पर 15 साल का अनुभव है तो 15 साल का अनुभव नहीं है, मेरे पास यहां पर हर कक्ष में अगर जाता हूं तो कोई ना कोई नई बात मेरे को सीखने को मिलती है। तो वो जो मेरे पास यहां पर अनुभव है उन अनुभवों की प्राथमिकता के आधार पर आपको जो है कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए जब अगर हम यहां पर इस लाइन में जाते हैं तो जितना आप जो है वो यहां पर पुराने होते जाते हैं उतना जो है वो आपके पास यहां पर कहीं नहीं क्वालिटी इन्हांसमेंट होती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत है ये पाठ योजना में 2 बातें सही बात है कि जो उसमें किताबों में लिखा है वो ऐसे कैसे मैं तुमको दे रहा हूं तो वो सूचनाओं का आदान प्रदान करूंगा, प्लस दूसरा कि मैं मेरे तरफ से वहां पर उसमें कुछ अनुभव की जो मैंने इतने सालों में जो सीखा है वो जब अनुभव को मैं यहां पर देने का प्रयास करूंगा तो वो जो है यहां पर एक इसका दूसरा टाइटल होता है। तो ये 2 बातें तो यहां पर होती है, क्योंकि यदि इसके पहले वाले फॉर्म से चले ना तो आपका चलने का तरीका जो है वो कंप्यूटरीकरण वाला या रोबोटिक्स वाला हो जाएगा, जहां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से हमारे पास जो कुछ यहां पर बस जो किताब में लिखा हुआ है उसको सुनाने का, उसको देने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन शिक्षण का कार्य यहां पर इस प्रकार से होने लगा, इसका मतलब है कि उस दिन से जो है शिक्षण में यहां पर ये टीचिंग वाले प्रोफेशन में मोनोटोनी आ जाएगी, और जैसे ही मोनोटोनी आई तो वैसे ही वहां पर कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, फिर यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में मेन तो प्रश्न ये आता है कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में जो हमारे पास यहां पर स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो हर्बर्ट नामक महोदय हैं इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन, अपने शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के पश्चात एक यहां पर उन्होंने कहा कि जब हम पाठ योजनाओं का निर्माण करते हैं तो 5 सोपानों का, 5 स्टेप का, 5 पदों का प्रयोग करना चाहिए।
और उन 5 पदों में इन्होंने कहा कि एक पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पर होता है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, एक पॉइंट होता है हमारे पास यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, एक है हमारे पास यहाँ पर तुलना, कंपैरिजन, तुलना व सहयोग, एक है हमारे पास यहाँ पर नियमीकरण या सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, और एक हमारे पास यहाँ पर आता है अनुप्रयोग या अभ्यास। तो ये पांचों स्टेप अपने को याद करना पड़ेगा हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली की, जो उन्होंने यहाँ पर 5 स्टेप्स बताई है। उन पांचों स्टेप्स को जो है वो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना पड़ेगा, जिसमें आपके पास क्या क्या आया, तो एक प्रस्तावना आया, एक प्रस्तुतिकरण आया, एक तुलना और सहयोग आया, एक जनरलाइजेशन है, और एक आपके पास यहाँ पर अनुप्रयोग या अभ्यास वाला पॉइंट या बिंदु आता हुआ दिखेता है। क्योंकि वो कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन से हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तब आपको पता है कि नहीं कि प्रस्तावना आता है, प्रस्तुतिकरण आता है, तुलना सहयोग आता है, सामान्यीकरण आता है, अनुप्रयोग आता है, आपको याद है नहीं। यह पंचपदी प्रणाली का जो सिस्टम है पाठ योजना के दौरान किसने दिया, तो ये जो है फिर आपके पास यहाँ पर नाम उस दौरान जो है आपको हर्बर्ट को अच्छे तरीके से याद रखना पड़ता है। फिर यहाँ पर एक तो इनका हर्बर्ट का जो है अपना फेमस है पाठ योजना वाला, दूसरा जो है ये आपके पास यहाँ पर बेंजामिन एस ब्लूम, ये जो आपके पास यहाँ पर बीएस ब्लूम है, ये बीएस ब्लूम साहब का भी जो यहाँ पर वो टैक्सोनॉमी दी है, उस टैक्सोनॉमी के बिहाव पर कॉग्निटिव डोमेन के जो 6 एस्पेक्ट हैं उसके बिहाव पर कहीं ना कहीं शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने की बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि अब आप यहां से अपनी पाठ योजना को आगे बढ़ाओ। ये नाम है आपके पास यहाँ पर बीएस ब्लूम, जिन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर के बात करते हुए जो है दिखाई देते हैं। और कौन से को हाईलाइट उन्होंने किया, संज्ञानात्मक, जो उसका पहला वाला एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव डोमेन वाला जो एस्पेक्ट है उसको लेकर के उसने यहाँ पर स्टार्ट किया है, जिसमें ये आपके पास नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ये सिंथेसिस, और ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर एवोल्यूशन, जो हमारे पास यहाँ पर इसका जो सिस्टम है वो किधर से किधर की तरफ, लो से हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये वाला जो है पोर्शन मूल्यांकन वाला वो हाई कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपके पास किसकी, हर्बर्ट की, और दूसरी जो है वो आपके पास यहाँ पर किसकी, बीएस ब्लूम का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, और उसके अंदर वहां पर आपके पास ये जो उद्देश्य हम जब बनाने की बात करते हैं तो उसके बिहाव पर उन्होंने पाठ योजना बनाने का सुझाव दिया। फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो ब्लूम का जो उपागम है वो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देता है, अपन ने पहले ही बात कर ली। और उन्होंने कहा कि शिक्षा एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है, हर किसी का उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य कोई काम नहीं कर रहा होता है। तो जीवन में यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं उद्देश्य हैं। यहाँ तक कि परीक्षण भी उद्देश्य आधारित होता है। जब अगर परीक्षण को मतलब टेस्टिंग मतलब प्रश्न, जैसे वो हमने वहाँ पर कि नॉलेज के प्रश्न कैसे होंगे, अंडरस्टैंडिंग के प्रश्न कैसे होंगे, एप्लीकेशन कैसे होंगे, एनालिसिस सिंथेसिस कैसे होंगे, ये सारे प्रकार के प्रश्नों की बात करते हैं। और ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन एक त्रिपदीय प्रक्रिया है। ये एक शानदार सेंटेंस, क्योंकि शिक्षा एक त्रिपदीय या शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर एक पॉइंट आया आपके पास कि मूल्यांकन एक त्रिपदीय प्रक्रिया है। तो इसमें अपने को एक ये कि किसने कहा कि मूल्यांकन एक त्रिपदीय जो है वो प्रोसेस है आपके पास, तो इसको कहने वाला जो है वो नाम है आपके पास यहाँ पर बेंजामिन एस ब्लूम का नाम जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप सबको पता है कि शिक्षा एक त्रिपदीय त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसको कहने वाला विद्वान कौन था, और जबकि द्विमुखी प्रक्रिया है इसको कहने वाला विद्वान जो है वो आपके पास यहाँ पर कौन है। तो द्विमुखी को कहने वाला कौन है और त्रिमुखी को कहने वाला कौन है, शिक्षा को, और मूल्यांकन को यहाँ पर त्रिपदीय कहने वाला विद्वान जो है वो आपके पास यहाँ पर कौन है, तो उसके में आपका नाम क्या आता हुआ दिखाई दिया, बेंजामिन एस ब्लूम का नाम जो है इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। फिर यहाँ पर पाठ योजना में जब हम चलते हैं इसमें आगे की तरफ, तो एक हमारे पास यूनिट प्लान होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट विस्तार से डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास यहाँ पर दैनिक पाठ योजना होती है, और एक हमारे पास यहाँ पर एनुअल पाठ योजनाएं होती है, एनुअल लेसन प्लान होते हैं, मतलब इकाई हो गया
आपके पास दैनिक हो गया और एक आपके पास यहाँ पर वार्षिक पाठ योजनाएं भी जो है वो होती हुई दिखाई देती है। इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या है वो समय के सापेक्ष में जो है आपके पास आगे की तरफ आएगा। अब इसमें जो है हमारे पास यहाँ पर जब हम यूनिट अप्रोच की बात करें तो उन्होंने कहा कि इस विधि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कब आता हुआ दिखाई दिया, तो सन 1920 में। इकाई विधि का जो प्रवर्तक है अपने को ये याद रखना है, क्योंकि अपने एग्जाम में बार बार यहाँ पर ये आ रहा है कि यूनिट अप्रोच का जो जन्मदाता है वो कौन है, तो वो हमारे पास हेनरी सी मॉरिसन। कौन है इसके जन्मदाता, तो नाम क्या है हमारे पास, हेनरी सी मॉरिसन जो है इसके जन्मदाता हैं। अब यहाँ पर ये जो इकाई उपागम यूनिट अप्रोच होती क्या है, इसमें एनसीईआरटी का क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि एक निर्देशात्मक युक्ति जो छात्रों को इकट्ठा ज्ञान प्रदान करती है उसे इकाई कहता है। मतलब इकाई का मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि एक ऐसी निर्देशात्मक आदेशात्मक फॉर्म की युक्ति है जो विद्यार्थियों को इकट्ठा ज्ञान कहीं न कहीं प्रदान करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, फिर यहाँ पर थॉमस एम रिस्क आते हैं, ने इकाई विधि के 3 सोपान बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि एक हमारे पास जो है यहाँ पर प्रस्तावना होती है, एक विकास होता है और एक पूर्ति होता है। अब ये जो है हम यहाँ पर एक फैक्चुअल फॉर्म देख रहे हैं, ये वाला कि थॉमस एम रिस्क ने पाठ योजना के लिए इकाई विधि के लिए जो है कितने सोपान बताएं, तो वो जो है हमारे पास यहाँ पर कि हमको ये डेटा याद रह जाए कि 3 सोपान बताएं, वो हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिसमें एक नाम प्रस्तावना, दूसरा विकास और तीसरा पूर्ति। फिर हमारे पास यहाँ पर ग्रामस ने इकाई विधि को 3 भागों में, एक विद्वान ए भी, एक थॉमस का भी हो गया, ग्रामस का भी हो गया, और एक हमारे पास यहाँ पर हर्बर्ट वाला आता है। तो हर्बर्ट का तो आपको पता है कि 5 भागों में या 5 पॉइंट जो है उन्होंने कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया। ठीक, अब इसमें यहाँ पर इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट, डीप और लीडिंग वाले पॉइंट क्या हो सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में, कल क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, जय हिंद।